viewers, welcome to my channel The Computer Glitch। आज हम कंप्यूटर साइंस ग्रेड 9 का SLA नंबर 1.1.1 कवर करेंगे, जो कि है कंपेयर द 5 generations of computer। So let's start। Evolution of computer means how the computer evolved from the first mechanical device, abacus, to electromechanical and then मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब है कि किस तरह पहले मैकेनिकल डिवाइस अबाकस बना, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बने और उसके बाद आज का मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स बने। एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स इज कॉमनली कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की हिस्ट्री या एवोल्यूशन को मुख्तलिफ जनरेशन के अंदर डिवाइड किया गया है। Each generation has seen the following changes in computer characteristics। और हर जनरेशन के साथ उसके अंदर enhancement और improvement होती रही। Increase in speed, increase in storage capacity, increase in reliability, reduction in the system cost। जैसे जैसे हमारी जनरेशन चेंज होती गई, उसकी स्पीड इंक्रीज होती गई, कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हो गई और कंप्यूटर हमारे पास रिलायबल हो गए और इनकी जो सिस्टम कॉस्ट थी वो भी कम होती गई। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड। अ जनरेशन रेफर टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर को बेसिकली 5 जनरेशन के अंदर डिवाइड किया गया है और जैसे ही हमारे पास टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो हमारी जनरेशन चेंज होती है। 1940 से लेकर 1958 तक फर्स्ट जनरेशन है और इसके अंदर जो मेजर टेक्नोलॉजी यूज हुई वो है वैक्यूम ट्यूब्स। 1959 से 1964 तक सेकेंड जनरेशन है और उसके अंदर जो मेजर टेक्नोलॉजी यूज हुई वो है ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन हमारे पास 1964 से स्टार्ट होती है और 1970 तक चलती है और थर्ड जनरेशन के अंदर जो मेजर टेक्नोलॉजी यूज हुई वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन हमारी 1971 से स्टार्ट हुई और अभी तक कंटिन्यू है और जो फोर्थ जनरेशन के अंदर जो मेजर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो है माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद लास्ट जनरेशन फिफ्थ जनरेशन 1989 से स्टार्ट हुई और अभी तक कंटिन्यू चल रही है और फ्यूचर के अंदर भी यही जनरेशन चलेगी और इसके अंदर जो मेजर टेक्नोलॉजी जिस पर काम हो रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। जो आप पिक्चर में देख सकते हैं ये हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। जिस तरीके से आज के जनरेशन में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं और सीपीयू यूज होता है जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, तो सारी ऑपरेशंस हमारे पास सीपीयू परफॉर्म करता है। तो सेम इसी तरीके से फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो मेजर टेक्नोलॉजी हमारे पास यूज हुई है वो है वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे। They were large in size, had small internal storage and were very expensive। एक तो साइज में बहुत बड़े थे, दूसरा इनकी इंटरनल स्टोरेज बहुत कम थी और तीसरा ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स। जैसे आज के कंप्यूटर्स को हम इनपुट कीबोर्ड और माउस की मदद से देते हैं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स को जो हम इनपुट देते थे वो पंच कार्ड की मदद से देते थे। Vacuum tubes generated so much heat that they had to be cooled by air conditioner। वैक्यूम ट्यूब्स हमारे पास बल्ब की तरह होते थे और बहुत सारी हीट जनरेट करते थे, इसलिए इनको एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट की जरूरत होती थी। वैक्यूम ट्यूब्स बर्न आउट वेरी ऑफन और ये अमूमन बहुत जल्दी जल जाते थे, खराब हो जाते थे
और इनको चेंज करना पड़ता था, और अगेन इनकी मेंटेनेंस वगैरह और रिपेयर वगैरह भी बहुत मुश्किल होती थी. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिपेयर एंड मेंटेन. Some examples of first generation computers are Mark 1, ENIAC, EDVEC, EDSEC, UNIVAC 1. ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं. तो इनको डिस्कस करते हैं. Mark 1 was first generation computer designed by Howard H. Aiken in 1944. Mark 1 फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है और इसको Howard H. Aiken ने डिजाइन किया था 1944 के अंदर. It was about 15 meters long, 8 feet high, weighted about 5 tons, and the wires connecting various parts were about 800 kilometers long. इसकी जो लेंथ है वो 15 मीटर्स थी, इसकी हाइट 8 फीट थी, इसका वजन 5 टन था, और इसके अंदर जो वायर्स हमने यूज की थी, वायर्स जो डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कर रही थी, वो 800 किलोमीटर्स लॉन्ग थी. ये पिक्चर है मार्क 1 की. उसके बाद ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. ENIAC in 1945, ENIAC was built at University of Pennsylvania. It contained nearly 20,000 vacuum tubes and consumed 150 kilowatt of power and weighed more than 30 tons. ENIAC के अंदर 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए थे, और इसकी जो पावर कंजप्शन है वो 150 किलोवाट थी, और इसका जो वजन है वो 30 टन से ज्यादा था. पिक्चर में आप देख सकते हैं ये ENIAC है. इसके बाद EDVEC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, was one of the earliest electronic computer. A contract to EDVEC was signed in April 1946 with initial budget of US $1 lakh. 1946 के अंदर, अप्रैल 1946 के अंदर इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और इसकी जो इनिशियल बजट थी वो $1 लाख थी. EDVEC was delivered to the Ballistic Research Laboratory in 1949, और इसको 1949 के अंदर कंप्लीट करके बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी को दे दिया गया. और इसके अंदर जो मेमोरी थी वो 5.5 किलोबाइट्स की थी. The computer had almost 6,000 vacuum tubes and consumed 56 kilowatt of power. इसके अंदर 6,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगाए गए थे, और इसकी जो पावर कंजप्शन थी वो 56 किलोवाट थी. पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है. EDSEC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, was an early British computer. The machine was constructed by Maurice Wells and his team at the University of Cambridge Mathematical Laboratory in India. EDSEC was released on May 6, 1949. इसको 6 मई 1949 में कंप्लीट किया गया था, रिलीज किया गया था, और ये इसकी पिक्चर है. Limitation of first generation computers. The major limitation of the first generation computers were: number 1, operating speed was quite slow. जो ऑपरेटिंग स्पीड थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की वो बहुत ही स्लो थी. अगर कोई सिंपल कैलकुलेशन भी परफॉर्म करना होता था तो वो 2 से 3 सेकंड लेता था कैलकुलेशन परफॉर्म करने में. पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा हाई थी. जैसे मैंने आपको बताया, ENIAC के अंदर 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, वो बहुत सारी हीट जनरेट करते थे, इसलिए इनको एयर कंडीशन एनवायरनमेंट चाहिए होता था. तो इसकी वजह से इसकी पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की. बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता था इंस्टॉलेशन के लिए. जैसे आपने पिक्चर में देखा कि मार्क 1 15 मीटर्स लॉन्ग था, तो एक बहुत बड़ा रूम हमें चाहिए होता था उनकी इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए. मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड इन दीज कंप्यूटर्स. और इन कंप्यूटर्स इन जनरेशन के अंदर, फर्स्ट जनरेशन के अंदर मशीन लैंग्वेज यूज होती थी. द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वन. सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, और एट अ टाइम एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करते थे. जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता था उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा. जो भी
प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने होते थे वो क्यू में रख देते थे। पहले एक प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा आएगा, और दूसरा कंप्लीट होगा, उसके बाद तीसरा आएगा। जैसे आज के हम कंप्यूटर्स जो यूज करते हैं तो वहाँ पर हम बहुत सारे प्रोग्राम से बहुत सारे टास्क एट द सेम टाइम परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर एक ही प्रॉब्लम एक एट अ टाइम सॉल्व होता था, और वो बहुत ज्यादा ह्यूजली एक्सपेंसिव थे, फील्ड बहुत ज्यादा महंगे होते थे। सेकेंड जनरेशन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर दैट दे यूज ट्रांजिस्टर्स। अब वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर सेकेंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज होना शुरू हो गए। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हमारी जनरेशन चेंज हुई। अब सेकेंड जनरेशन के अंदर जो मेजर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमारे पास ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, स्मॉल डिवाइस होता है जो कि वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर यूज हुआ सेकेंड जनरेशन के अंदर। वह स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। अब जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो साइज में भी छोटे थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। स्पीड उनकी ज्यादा थी, कैलकुलेशन स्पीड, जैसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स 2-3 सेकंड्स ले रहे थे तो ये माइक्रो सेकंड्स के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे। सस्ते थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और इफिशिएंट भी ज्यादा थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स दैट वर एसोसिएटेड विद मॉडर्न डे कंप्यूटर्स, प्रिंटर, स्टोरेज कैपेसिटी, डिस्क स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। जो हम आज के दौर के कंप्यूटर्स के अंदर कंपोनेंट्स यूज करते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी है, डिस्क स्टोरेज है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर भी अवेलेबल थे। अगेन इनपुट जो थे वो इनपुट हम पंच कार्ड की मदद से ही देते थे, जैसे हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर देते थे। सेकेंड जनरेशन के अंदर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबोल एंड फोर्ट्रान केम इनटू यूज एट दिस टाइम, और सेकेंड जनरेशन के अंदर कोबोल और फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हुई। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स were developed using transistors that were able to perform single operation in microseconds and were capable to store huge data. Second generation computers के अंदर transistors यूज किए गए जो कि different operations को microseconds के अंदर perform करते थे, जो कि पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर 2-3 सेकंड्स में परफॉर्म होते थे, और इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत बढ़ गई। वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर इन सर्किट्स। सर्किट्स के अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए वैक्यूम ट्यूब्स की जगह, जो कि पहले वैक्यूम ट्यूब्स हमारी कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करते थे, अब उनकी जगह पर ट्रांजिस्टर्स यूज होना शुरू हो गए। These computers were smaller in size as compared to first generation computer. इनकी साइज बहुत छोटी थी। They produce less amount of heat, और इनके अंदर जो हीट थी वो भी बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। They required less amount of electricity as compared to first generation computer, और इनकी पावर कंजप्शन भी बहुत कम थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स। इसके बाद थर्ड जनरेशन। The features of third generation computers are that they use integrated circuits, ICs, popularly known as chips for the first time. थर्ड जनरेशन के अंदर हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज किया। मेजर टेक्नोलॉजी जो हमने थर्ड जनरेशन के अंदर यूज की वो थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। वो स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, और जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जनरेशन चेंज होती गई, उनकी स्पीड इंक्रीज होती गई, उनकी स्टोरेज इंक्रीज होती गई, और उनकी साइज जो है वो रिड्यूस होती गई। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन बहुत छोटे थे। It greatly enhanced storage capacity than the second generation computers, और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत बढ़ गई। Use an operating system that allowed them to run different programs at the same time, और इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होना शुरू हुए जो कि मल्टीटास्किंग थे, सेम टाइम पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे। जैसे पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर एट अ टाइम एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होता था, एक ही टास्क परफॉर्म होता था। तो थर्ड जनरेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए जो कि मल्टीटास्किंग थे, बहुत सारे टास्क एट द सेम टाइम परफॉर्म करते थे। जैसे आज के हमारे कंप्यूटर है, उसके अंदर हम मूवी भी चला लेते हैं, उसके अंदर पावर पॉइंट भी खुली होती है, उसके अंदर गेम भी खेलते हैं, तो वो डिफरेंट टास्क एट द सेम टाइम परफॉर्म करते हैं।
यूज अ कीबोर्ड टू इनपुट डेटा एंड अ मॉनिटर टू डिस्प्ले टू आउटपुट। और थर्ड जनरेशन के अंदर कीबोर्ड यूज हुआ इनपुट के लिए और मॉनिटर हुआ आउटपुट के लिए। वर मच चीपर देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के मुताबिक ये बहुत सस्ते कंप्यूटर्स थे। इनके एग्जाम्पल है IBM 360 सीरीज एंड 370 सीरीज। Transistors were replaced by integrated circuits. This reduced the size of computers enormously. अब ट्रांजिस्टर की जगह थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होना शुरू हुए और जो कि जिसकी मदद से कंप्यूटर की साइज बहुत रिड्यूस हो गई, बहुत कम हो गई, बहुत छोटी हो गई। These computers use lesser power and generated lesser heat. इनकी पावर कंजप्शन बहुत कम थी और ये हीट भी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर यूज्ड। थर्ड जनरेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स और मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होना शुरू हुए। These computers were general purpose computers. They were used for commercial purposes. अब ये कंप्यूटर्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स थे और डिफरेंट कमर्शियल यूजेस के लिए ये इस्तेमाल हो रहे थे। These computers could calculate data in nanoseconds. और इसके अंदर जो स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन के अंदर जो कैलकुलेशंस परफॉर्म होती थी वो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म होती थी। अब जो थर्ड जनरेशन के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है वो नैनो सेकेंड्स के अंदर परफॉर्म हो रही है। तो जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है तो उसकी कंप्यूटर्स की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। हाई लेवल लैंग्वेज वर इंट्रोड्यूस और थर्ड जनरेशन के अंदर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो इंट्रोड्यूस हुई जिसकी मदद से हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो हैं यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर कंप्यूटर को डिफरेंट सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में या कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देने में। क्योंकि पहले फर्स्ट जनरेशन के अंदर मशीन लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस हम देते थे जो कि बहुत डिफिकल्ट होता था और अगर हम वहाँ पर कोई मिस्टेक आ जाती थी तो मिस्टेक को सही करना और एरर को फाइंड करना भी बहुत मुश्किल होता था। तो उसके बाद थर्ड जनरेशन के अंदर हाई लेवल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इजीली इंस्ट्रक्शंस दे सकते थे और इंग्लिश लाइक वर्ड्स जैसे हम प्रिंट यूज करते हैं कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, द प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स आर यूनिक इन द वेज दैट दे यूज माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन के अंदर, फोर्थ जनरेशन हमारी 1971 से स्टार्ट हुई और अभी तक चल रही है क्योंकि हमारा जो मेजर टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर है वो अभी तक हमारे पास यूज होता है। तो जो भी हमारे पास कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, लैपटॉप्स, मोबाइल यूज होते हैं इन सब के अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर इज अ टाइप ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स व्हिच कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप। माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास एक चिप होती है जिसके अंदर सारे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो उसी के अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं। तो जो भी हमारे पास ऑपरेशंस परफॉर्म हो रही हैं कंप्यूटर्स के अंदर वो माइक्रो प्रोसेसर करता है। जो भी कैलकुलेशंस परफॉर्म होती है, जो भी कंपेरिजन परफॉर्म होती है, जो भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर वो है एक सिंगल चिप परफॉर्म करती है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स परफॉर्म द बल्क ऑफ प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो माइक्रो प्रोसेसर करता है जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सीपीयू हमारे पास एक सिंगल चिप होती है। जो हमारे पास बॉक्स होता है उसको हम सीपीयू कैबिनेट कहते हैं और उसी बॉक्स के अंदर हमारे पास एक छोटी सी चिप लगी होती है जिसको हम सीपीयू कहते हैं जो कि हमारे पास ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। द यूज ऑफ माइक्रोप्रोसेसर रिजल्टेड इन डिक्रीज साइज एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। माइक्रोप्रोसेसर के यूज के साथ हमारी साइज कंप्यूटर्स की बहुत कम हो गई, डिक्रीज हो गई और इनकी एफिशिएंसी जो है, उनकी कारकर्दगी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। A much greater computing power and storage capacity than the earlier generation computers. Use improved storage devices that are cheaper than earlier ones. Can be linked together
नेटवर्क, they share storage capacity, space, data, etc. फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर नेटवर्किंग का भी फीचर इंट्रोड्यूस किया गया। नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्क क्या होता है? अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तो हम इसको नेटवर्क कहते हैं। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर नेटवर्क फीचर्स भी इंट्रोड्यूस हुए। एग्जाम्पल ऑफ आर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM PC एंड एप्पल मैकिंटॉश। ये अर्लियर वर्जन है फोर्थ जनरेशन के। जो लेटेस्ट वर्जन है वो जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हम पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, फार्म टॉप्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये लेटेस्ट एग्जाम्पल्स हैं फोर्थ जनरेशन के। इन एडिशन टू द डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर नाउअडेज, laptops, palm tops and tablets which can be carried anywhere with ease have become very common. Till the fourth generation computers, the major focus was and has been on reducing size and improving efficiency. This resulted in smaller yet faster computer. अब फोर्थ जनरेशन तक हमारा जो मेजर फोकस था उनको साइज को रिड्यूस करना और इनकी जो इफिशिएंसी है उनको इम्प्रूव करना। The only drawbacks of these computers is the lack of ability to think, and one is attempting to achieve that in the so-called fifth generation computer. अब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक मेजर ड्रॉबैक था, वो ये था कि उनके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं थी। कंप्यूटर सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करते थे जो हम उसको कहते थे, जो हम करते थे वही कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करता था। कंप्यूटर खुद से कोई टास्क परफॉर्म नहीं करता था, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं था, उसके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं थी। कंप्यूटर्स वही टास्क परफॉर्म करता था जो हम उससे करवाते थे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग इन्वॉल्व्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर जो मेजर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस that's aimed to create computers that can think, behave, and react in the same way as humans do. Artificial intelligence कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसका मकसद ऐसे कंप्यूटर्स बनाना है जो इंसानों की तरह बिहेव करें, इंसानों की तरह रिएक्ट करें और इंसानों की तरह उनके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी हो और इंसानों की तरह उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मेजर कंपोनेंट है फिफ्थ जनरेशन का, जिस पर काम हो भी रहा है और फ्यूचर के अंदर भी होगा। The fifth generation computer are expected to overcome the lack of thinking power in the earlier generation. फिफ्थ जनरेशन के अंदर अब हम ये कर रहे हैं कि उसके अंदर जो अर्लियर जनरेशन के अंदर थिंकिंग पावर नहीं था या उसके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं थी, वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर हम ऐड करें। The goal of this generation computing is to develop devices that respond to natural language input. Artificial intelligence and expert system will be an important part of these newer fifth generation computers. A computer can understand spoken words. Currently, scientists are working to increase the processing power of computers. They are trying to create a computer with real IQ with the help of advanced programming and technologies. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम ऐसे कंप्यूटर्स बना रहे हैं जिनके अंदर डिसीजन मेकिंग हो, जिनके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी हो, जो खुद से डिसीजन ले सकें। जैसे कि आज के दौर में अगर हम बात करें कि जो हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार है, अब सेल्फ ड्राइविंग कार एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके अंदर ड्राइवर नहीं होता, वो खुद से ही ड्राइव करती है। उसके अंदर डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स डेवलप किए गए हैं जो कि खुद से डिसीजन मेकिंग करते हैं। अगर सामने कोई बंदा आ जाता है तो मुझे क्या करना है, अगर सामने रेड लाइट है तो मुझे क्या करना है, अगर सामने ग्रीन लाइट है तो मुझे क्या करना है, अगर स्पीड ब्रेकर है तो मुझे क्या करना है, किस तरफ मुझे टर्न करना है। तो ये सारी जो हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार है इसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होता है, वो खुद से डिसीजन लेती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।